आज हमें पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम कवर करने वाले हैं आज की स्लाइड से और हिंदू से। ठीक है, पहली बात हमें कार्डसा पढ़ना है क्योंकि आज कार्डसा आया, पूरा एडिटोरियल आया, इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप क्या होने वाली है, फ्यूचर में क्या होगी। तो कुछ इशू है उस रिलेटेड, कार्डसा रिलेटेड इशू है। ठीक है ना। उसके बाद जो है जीपीएस वाला, जीएसपी वाला सिस्टम है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस वाले के ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे। फिर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बात करें क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं आपका वेस्ट बंगाल में, केरला में, तो उनके असम में। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। उसके बाद वीवीपैट सिस्टम और ईवीएम सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या सिस्टम के अंदर होता है, कौन इसको बनाता है, ये हम वाली बात करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे एनएसओ। एनएसओ ने एक रिपोर्ट, मतलब कि क्या अभी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है, मतलब रिसेशन पीरियड से हम बाहर निकल चुके हैं, तो एनएसओ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कैसे बना। फिर क्वाड के बारे में पढ़ेंगे, उसी आर्टिकल के अंदर आया है जो मैंने आपको बताया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया मालाबार, मालाबार भी उसी आर्टिकल के अंदर आया क्योंकि रिलेशनशिप चेक करनी है। फिर एक सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव है, वो भी उसी के अंदर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले भी। ठीक है। उसके बाद पोस्टल बैलेट सिस्टम के लिए कुछ उसमें चीज़ें आई हैं, वो आपको बताऊंगा। फिर किस किस को सर्विस अभी अवेल कर सकते हैं, फिर क्या ये सर्विस होती है। फिर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आ जाएंगे क्योंकि उनमें थोड़ा सा प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ है। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे आपका सीपीसीबी के बारे में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। बस ये हमारी आज की न्यूज़ है और हम चलते हैं अपने हिंदू पर। पहली जो न्यूज़ आती है, असेंबली पोल अब क्या हो गया, अनाउंस हो गया, मार्च 27 से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर तमिलनाडु में कब से हैं, कितनी है, तो अपनी स्टेट में, जो उस स्टेट के आप रहने वाले हो उस स्टेट की आप देख लेना आपकी में कितनी है। मेरी 403 यूपी के अंदर आती हैं और 80 उत्तराखंड के अंदर आती हैं, तो मुझे पता है। तो आप अपनी स्टेट की प्लीज़ याद रखना कितनी आपकी में लोकसभा सीट है, सॉरी लोकसभा भी, और आपके असेंबली की भी सीट भी, लोकल एमएलए और एमपी की सीट दोनों याद रखना। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ये ज़रूरी नहीं है क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, वो कैसे होता है। हमें पढ़ना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और फिर सारा देख लेंगे हम आज, इलेक्शन से रिलेटेड ईवीएम भी देख लेंगे। पहले आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है, जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है ना स्टेट में, तो ये लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कहते हैं आचार संहिता भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि आचार संहिता की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाती हैं, वो आ जाती हैं इलेक्शन कमीशन के हाथ में। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि इंटरिज्म पे पहुंच जाती है, मतलब बैक फुट पे पहुंच जाती है, और इलेक्शन कमीशन अपना चार्ज ले लेता है। सेट द गाइडलाइन इशू बाय द इलेक्शन कमीशन, रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट प्रायर टू इलेक्शन। इलेक्शन से पहले वो रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ठीक है, मैंडेटरी है, मतलब इलेक्शन कमीशन को कीप करना। अभी पावर कहाँ से आई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये पावर कहाँ से आती है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, कोई लीगल प्रोविटी नहीं है। पर इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, उसको क्या है, सुपरवाइज करना है। सुपरवाइज किसको करना है, कंडक्ट कराना है फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का। तो यहाँ से इसे पावर मिलती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्री फेयर कराने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए, तो ये गाइडलाइंस जारी कर देते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जिस डेट से इलेक्शन की शेड्यूल अनाउंस होता है, 27 मार्च को यहाँ पे इलेक्शन है, उसी डेट से ही अनाउंस हो जाती है ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसी डेट से लागू हो जाती है। अब उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इसका ओरिजिन पहली बार केरला में हुआ। आप याद रखना केरला थोड़ा और भी आगे जगह आएगा, बहुत चीज़ का ओरिजिन यहाँ पे हुआ है। तो पहली बार इसका ओरिजिन केरला में हुआ, 1960 में इलेक्शन में हुआ। स्टेट मतलब कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल है, आपको ये 1960 में इसका ओरिजिन हुआ एमसीसी का, बस इतना याद रखना। कोई इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। फोर्स मैंने आपको बताया क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आर्टिकल 324 बोलता है कि इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करेगी इलेक्शन फ्री एंड फेयर। उसके बाद इसके अंदर मतलब कि इन्फोर्स कर सकता है, ये इन्फोर्स कर सकता है कुछ लॉ को, जैसे इंडियन पेनल कोड है 1860, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर है 1773, कहते हैं धारा 144 लग गई है, तो वो उसके हाथ में पहुंच जाती है, इन्फोर्स करने की पावर आ जाती है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इन सबको इन्फोर्स कर सकते हैं। पर कोई इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई एक्ट बना के नहीं बनाई गई है, बस इसे पावर कहाँ से मिल रही है, 324 आर्टिकल से। हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में इतना ही जानना है। अब आता है दूसरा, आता है इलेक्शन है, तो वीवीपैट सिस्टम क्या है और ईवीएम सिस्टम क्या है। पहले पढ़ते हैं वोटर वेरी आपका वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। आप जब वोट देने गए होंगे, 18 साल से आप ऊपर है, ऐसे वोट देने जाते हैं, ऐसी मशीन होती है। बाहर आप जाते हैं तो पहचान पत्र दिखाएंगे, पहले जाके पोलिंग ऑफिसर को सब चीज़ दिखाएंगे अपने। फिर वो आपको ये बटन दबाता है, कंट्रोल यूनिट जो बाहर रखी होती है। फिर आप अंदर जाते हो और बैलेट यूनिट में वोट करते हो, ऐसे किसी को आपको वोट करना है।
तो वोट जाके इसी में सेव होता है, कंट्रोल यूनिट में जाके वोट सेव होता है, ना कि बैलेट में। बैलेट में तो आप बस देख सकते हो कौन कौन है। अभी क्या है कि 2019 में इलेक्शन में आप वोट देने गए, उसके साइड में एक वीवीपैट भी लग रहा होगा कि 3 से 8 से 9 सेकंड के लिए एक पेपर आपको शो होता होगा जिसको आपने वोट किया, जिधर आपको वोट किया, जिसके नाम पे आपको वोट किया, उसका चिन्ह यहाँ पे शो होता होगा, और पेपर वो अंदर गिर जाता होगा ऑटोमेटिक। उसे वीवीपैट कहते हैं। वो अटैच रहता है इसके साथ, बैलेट यूनिट के साइड में रखा होगा, जो अगर आप 2019 में वोट करने गए होंगे तो इस टाइप का एक ये ऑडिट ट्रायल सिस्टम है। इट इज ए इंडिपेंडेंट सिस्टम अटैच टू ईवीएम। ईवीएम से अटैच रहता है, डेट अलाउ द वोटर। और स्पेसिफिक इन देखे तो मतलब बैलेट पेपर से कनेक्ट रहता है, बैलेट जो यूनिट रहती है इससे कनेक्ट होता है, स्पेसिफिक में भी देखेंगे तो। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये सब चीज़ होता है कि स्लिप होती है, प्रिंटेड होती है ऑन वीवीपैट, प्रिंट कंटेनर, सीरियल नंबर होता है, नेम होता है, सिंबल होता है कैंडिडेट का, और वो फिर अंदर गिर जाती है। 7 सेकंड के लिए वो विजिबल होती है, ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, स्क्रीन लगी होती है, उसमें विजिबल होती है और अंदर गिर जाती है। तो इससे ये पता रहता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलत, जैसे ईवीएम पे सवाल उठ रहे थे ना, तो आप उससे गिन के चेक कर लो वोट पड़े या नहीं पड़े। और आप वोट डालने जा रहे हैं, बटन आप एक पार्टी को दोबारा तो वही पार्टी का उसमें साइन शो होगा। अगर डिफरेंट का शो हो रहा है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। देयर इज ए नीड टू प्रिंट आउट कैन लेटर बी काउंटेड। ये काउंट भी किए जाते हैं बाद में अगर आपको लग रहा है तो। अभी सिस्टम, चलो सारी बात है, आपको पता लिया कैसा सिस्टम है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। ये 2011 में अपनी बीईएल है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और ईसीआईएल है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके, इन्होंने इसको डेवलप किया है। वीवीपैट को डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, टेक्निकल कमेटी और इलेक्शन कमीशन ने इसे वॉच डॉग किया था। बस आपको याद रखना है बीईएल और ईसीआईएल का ध्यान रखना है। 2011 में इन्होंने डेवलप किया था, फिर ट्रायल किए गए इसके, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने चेक किया। फिर सेम ईयर में, उसी साल में 2011 में ही इसको मतलब कि फ्री ट्रायल किए गए। कहाँ पे ट्रायल किए गए इसके, कि लद्दाख में, चेरापूंजी में और जैसलमेर में। ये आपको याद नहीं रखना है, बस ये ट्रायल किए गए। इसका यूज़ कब किया गया, इसका यूज़ कब किया जाएगा, जब पहले आपको अमेंड करना होगा। क्या अमेंड करना होगा, कोड इलेक्शन रूल 1961 को अमेंड किया गया, मतलब कि, और फिर अलाउ किया गया वीवीपैट को ईवीएम के साथ हम लगा सकते हैं। 2 ईयर लेटर, यानी कि 2011, 12, 13 में किया गया। चलो 13 में किया गया तो पहली बार इसको कहाँ यूज़ किया गया, नॉक्सेन असेंबली है नागालैंड की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट टाइम यूज़, क्योंकि पहले तो ट्रायल बेस पे लगाया गया था, तो इसको याद नहीं रखना है। पहले अमेंडमेंट किया जाएगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को अमेंडमेंट करके, और इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया आपका नॉक्सेन असेंबली सीट में, जो नागालैंड 2013 में है। और फिर 2014 की जो इलेक्शन होते हैं वहाँ कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सिलेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका यूज़ किया गया था, स्टेट असेंबली में भी। उसके बाद फिर 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी कुछ कुछ असेंबली में किया गया था। पर पैन इंडिया कब किया गया, पूरे इंडिया में 2019 में किया गया। जो भी लोकसभा इलेक्शन हुए 2019 के, उसमें वीवीपैट का मतलब कि फुल यूज़ किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो मतलब 2019 में हुआ है, कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक साथ यूज़ किया गया। तो आपको समझ में आ गया, ये आपकी कंट्रोल यूनिट होती है, वोटिंग इसमें ही सेव होती है, इसी में जाके इसी को चेक किया जाता है बाद में। उसके नीचे आते हैं ईवीएम। ईवीएम के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। ईवीएम, ईवीएम क्या होती है तो आप तो समझ लिया, ये बैलेट यूनिट होती है, और इससे कनेक्ट ये कंट्रोल यूनिट होती है। बैलेट यूनिट से कनेक्ट आपका क्या होता है, वीवीपैट कनेक्ट होता है। तो इस सबको मिला के क्या बोलते हैं, ईवीएम वीवीपैट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। और आप पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है, बोर्ड प्रेस कैंडिडेट बाय कास्टिंग वोट, आपको पता ही है। ईवीएम के पास पावर होती है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, 6 वोल्ट की, उसमें सिंगल एल्कलाइन बैटरी लगी होती है। स्टेट सर्विस में पूछा गया, वो कोई भी बैटरी बता देता है, मैंने पढ़ा भी है। एल्कलाइन बैटरी होती है, बस इतना याद रखो, 6 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी होती है। वो किसी उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती है। ठीक है ना। ईवीएम वॉज फर्स्ट यूटिलाइज इन 1982 बाय इलेक्शन इन आपका नॉर्थ पराऊ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन केरला। देखो फिर केरला आ गया। कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम याद मत रखना, रखना है तो रख लेना, आपका पराऊ करके है। और ये केरला में यूज़ हुई। वीवीपैट पहली बार कहाँ यूज़ हुआ, वो भी मैंने आपको बताया था कहाँ पे यूज़ हुआ फर्स्ट टाइम। वो कहाँ पे यूज़ हुआ, कंडक्ट मतलब कि चेंज किया गया, और सेम नागालैंड में यूज़ हुआ। नागालैंड में यूज़ हुआ पहली बार वो। तो कहाँ पे यूज़ हुआ, नागालैंड में यूज़ हुआ। ठीक है ना। तो नागालैंड में यूज़ हुआ, फिर इसमें रूल चेंज किए गए। रूल चेंज करके मतलब नागालैंड में यूज़ किया गया, और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर कंटिन्यू यूज़ किया गया। और ईवीएम फर्स्ट टाइम कहाँ यूज़ की गई थी, वो 1982 में केरला में यूज़ की गई थी। और 1989 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जॉइंटली विद इलेक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
ने फिर सब मिलके बात की, फिर 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ की गई, मतलब 16 कॉन्स्टिट्यूंसी 2004 से लोकसभा इलेक्शन जो है पूरी कंट्री में होली यूज़ की गई 2004 से। और वीवीपैट फुल्ली कब से यूज़ किया गया, वो भी 2019 से यूज़ किया गया, 19 से फुल्ली लोकसभा में, ये भी फुल्ली 2004 से यूज़ की गई। ठीक है ना। न्यू जनरेशन ईवीएम डेवलप इन 2011 विद, मतलब इसे वीवीपैट के साथ लगा दी गई थी 2011 में, जैसे मैंने आपको बताया था पहली बार नागालैंड की कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ की गई थी, मतलब 2011 में अटैच कर दी गई थी इसे। पर ये याद मत रखना, ये वाला सिस्टम याद मत रखना, 2011 में अटैच कर दी गई थी, पर लीगल के बाद पहली बार कब यूज़ गई, वो होगी आपकी नॉक्सिन असेंबली के अंदर। तो आप ये थोड़ा पढ़ लेना। और इसमें कुछ नहीं आता। इलेक्शन के बारे में मैंने आपको मशीन भी बता दी। इलेक्शन कमीशन रह गया है, वो हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन रह गया, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना। सुनील अरोड़ा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, 3 होते हैं। आर्टिकल 324 आप थोड़ा याद रखो, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के लिए है। अब आपको कमेंट में बताना है यूपीएससी का कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट न्यूज आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर गई है 0.4% से ग्रोथ इन क्वार्टर थर्ड में। क्वार्टर थर्ड चल रहा है तो उसमें ग्रोथ हुई है। किसने बोला है कि एनएसओ ने बोला है। एनएसओ ने बोला है, डाटा निकाला है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस ने डाटा निकाला है। हमारी जो इकोनॉमी क्या आती है वो ग्रो कर गई है और वी शेप से ग्रो कर रही है। आपको पता बताना है कि फास्टली कौन सी शेप से ग्रो करती है। फास्टली फास्टली करती है जेड, कि एकदम गिरी एकदम उड़ गई। उसके बाद होती है वी शेप, उसके बाद होती है आपकी यू शेप, उसके बाद होती है आपकी एल शेप। मतलब देखो उससे लग रहा है जेड शेप एकदम ग्रो करता है कि सिर्फ जैक एकदम ग्रो कर गई। वी शेप में जैसे वी में गिरेगी, जैसे वी शेप में गिरेगी वैसी वी शेप में उठेगी, तो वी शेप उसके बाद होती है। और यू शेप में थोड़ा कर्व आता है, तो देर से गिरेगी देर से उठेगी। और एल शेप में एक बार गिर जाएगी फिर कभी नहीं उठेगी, बस वहीं चलेगी नीचे ही। तो ये एल सबसे लोएस्ट होता है। तो हमारी ग्रो कर रही है। हमारे पढ़ने के लिए क्या है, एनएसओ, नेशनल स्टेटिकल ऑफिसर, जो है ये पढ़ने के लिए हमारे ये है। एनएसओ क्या आता है कि ये क्या है कि एनडीए गवर्नमेंट ने क्लियर किया था, नोट की फॉर्मेशन किया था, ओवर रीचिंग बॉडी एनएसओ बनाया था थ्रू द मर्जर ऑफ एनएसएसओ को विद सीएसओ से मिलके इनका इसमें मर्जर कर दिया था। और एनएसओ अलग से उन्होंने डेवलप किया गया था। हेड कौन करता है, सेक्रेटरी जो होते हैं, मतलब सेक्रेटरी जो होते हैं आपका स्टेटिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के ये से हेड करते हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है वो एक कमेंट में आपको बताना है तो पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI के अंदर आता है 2005 से। ठीक है ना। तो ये सब आ गया, एनएसओ आपको पता लग गया। तो ये क्या करता है, ये आपको डेवलपमेंट का वो निकालता है, क्या नाम, कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है कितनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसका डाटा यही निकालता है एनएसओ। हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ग्रो कर गया, हम रिसेशन से बाहर आ गए। रिसेशन क्या होता है, कंटिन्यूसली 1-2 पीरियड, मतलब ये क्वार्टरली पीरियड होते हैं ना, अगर कंटिन्यूसली आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, कंटिन्यूसली नीचे गिर रही है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या आता है, रिसेशन। एक मंथ एक क्वार्टर में जाएगी तो रिसेशन नहीं आएंगे। और कंटिन्यूसली 3-4-5 महीने तक डाउन गिर रही है इकोनॉमी आपकी, तो रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, रिसेशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो रिसेशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ऐसे रिसेशन नहीं बताते हैं कि 1-2 पीरियड में नीचे गई अब गई। वो इकोनॉमी की होती रहती है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, पर कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। क्योंकि आपको क्या पता लगा था, कोविड-19 में कंटिन्यूसली इकोनॉमी नीचे गिर रही, तो उसमें क्या हुआ, रिसेशन हमने बोला, फिर रिसेशन आ चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली रिकॉर्ड पुअर एयर क्वालिटी, सीपीसीबी। कई बार पढ़ा चुका हूँ एयर क्वालिटी, आज नहीं डिस्कस करेंगे, पर सीपीसीबी के बारे में हम आज थोड़ा ले लेंगे। सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मैंने आपको क्या बताया, एक तरह से स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये। एक तरह से क्या है सीपीसीबी, क्या है, एक स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। कब बनी थी, 1974 में बनी थी। और किस एक्ट से बनी थी, वाटर आपका जो प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, उसको 1974 में इसको बनाया गया था। इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी, मतलब कि स्टैट्यूटरी लीगलिटी मतलब से दी गई थी, स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी। और इसमें कुछ और पावर फंक्शन करने के लिए इसे एयर एक्ट से भी दी गई थी। 1981 का जो एयर एक्ट है उससे भी इसको पावर दी गई थी। और ये क्या करते हैं, फील्ड फॉर्मेशन और ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को भी ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कराती है। किस प्रोविजन से कराती है, वो इन्वायरमेंट एक्ट 1986 से कराती है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, देखो आपको क्या रखना है, एक वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट एक्ट 1986, इसको लगाने के लिए आते हैं, क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज लगाने के लिए आते हैं ये। किसी किसी एग्जाम में आपको दे देंगे 1 2 3 4 ऐसे पूछेगा, ऊपर से नीचे तक लगाइए इन्हें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो ऊपर से ये भी याद रखना, आप पहले वाटर एक्ट आया, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट, पहले वाटर एक्ट आया, फिर एयर एक्ट आया, उसके बाद इन्वायरमेंट आया, इससे पहले भी 1972 में कोई एक्ट आया वो आप बताना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वो भी थोड़ा आप याद रखना। उसके बाद ये क्या करते हैं, मेन फंक्शन, प्रिंसिपल फंक्शन इसको वाटर एक्ट से और एयर एक्ट से मिलते हैं, ठीक है ना। इट्स प्रोमोट द क्लीननेस, स्टीमलेस, वेल डिफरेंट एरिया इन स्टेट प्रोविजन, कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करना, एयर पॉल्यूशन को चेक करना। तो ये क्या करती है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है वो यही इसके अंडर में काम करता है। आपका किसके अंडर में काम करता है, वो सीपीसीबी के अंडर में काम करता है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके अंडर में आएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। एक सफ़र होता है, सफ़र रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, पर वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि वो वेदरिंग फोरकास्टिंग 72 आवर्स पहले करा देता है। इसके अंदर AIQ के अंदर 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, वो मैं बाद में कई बार मैंने पढ़ा है, पर मैं अभी बता रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। 8 पॉल्यूटेंट होते हैं। इसके अंदर कितने पॉल्यूटेंट होते हैं सफ़र के अंदर, इसके अंदर 10 पॉल्यूटेंट होते हैं। वो आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो सीपीसीबी किसके अंदर, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स सीपीसीबी के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ वो इन्वायरमेंट के आती है, और सफ़र हमारा अर्थ साइंस के अंदर आता है। इतनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। नेक्स्ट न्यूज़ जो आती है, नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारा एडिटोरियल आ जाएंगे अब तो नीचे सारे, और कोई न्यूज़ नहीं है इसमें। पहले एडिटोरियल क्या बात करता है, ये एडिटोरियल किसी काम का नहीं है, आपका पेंडेमिक टाइम पे क्या हुआ, क्या चीज़ हुआ, हम कई बार पढ़ चुके हैं ये आर्टिकल। दूसरा एडिटोरियल जो आता है अभी जो चल रहा है, सेडिशन, हर इंसान पे सेडिनेशन चार्ज लगा के, मैंने सेडिनेशन 2-3 बार पढ़ा है, आज जिक्र नहीं करूँगा, किसी दूसरी क्लास में सेडिशन पढ़ाऊँगा जब कम मेरे पास टॉपिक होंगे तब उसके साथ। जैसे दिशा रावी केस हो गया, सेडिशन लगा दिया। तो जस्टिस धर्मेंद्र जो राणा है, उन्होंने क्या ग्रांट कर दिया बेल, 22 साल की जो दिशा रावी थी उसको बेल कर दिया है। तो सेडिशन चार्ज, इसमें आर्टिकल में ऑथर क्या बोल रहा है, इसको खत्म करने की बात कर रहा है, क्योंकि इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही रखना सेक्शन 124A, और मैंने आपको पढ़ाया था ये 1860 में ऐड किया गया था। और फर्स्ट टाइम कौन इसमें चार्ज में किए गए थे, सेडिशन चार्ज फर्स्ट टाइम किस पे लगाया गया था, तिलक पे लगाया गया था, तिलक पे लगाया गया था। इवन गांधी को भी इसके अंदर लगा के गांधी भी जेल में गए थे। तो ठीक है ना, सेक्शन 124 याद रखना। इवन जिस कंट्री में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, यूके में, इंग्लैंड में, वहाँ पे ऑलरेडी इसे ख़त्म कर दिया गया, पर इंडिया में आज तक कंटिन्यू है। तो ब्रॉडली यही बात करता है कि प्रोनी मिसयूज़ किया जा रहा है इसके फंक्शन को, हैंडी टू रिप्रेस एक्टिविज्म, मतलब कि रिप्रेस किया जा रहा है। सेक्शन डीजर टू बी स्क्रैप, ख़त्म करने की ये बात कर रहे हैं कि ऐसा जो प्रावधान है वो ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा आर्टिकल आता है आपकी बाइडेन टच टू सोबर, मतलब कि वो एक सोबर तरीके से निभाएंगे। जैसे मोदी और ट्रम्प ने क्या किया था, गले मिल मिल के एक दूसरे के, हाउडी मोदी, या फिर ओबामा जी ने भी बहुत किया। पर वो जो अभी बाइडन आया उनका एक सोबर लुक है, वो इतना करीब भी नहीं आएंगे और इतना दूर भी नहीं जाएंगे, एक सोबर तरीके से बात करेंगे। तो ये आर्टिकल पूरी क्या बोलता है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में करने के लिए बात बोलता है। अगर आपके पास टाइम है, आपको एक काम करना है, एक A4 शीट पेपर लेना और इधर इंडिया और इधर US के हमारे बायलेटरल चीज़ें लिखनी है जो साथ में है, फिर नीचे 5 चीज़ें लिखनी है, फिर नीचे जाके 3 चीज़ें चैलेंजेस लिखनी है, चैलेंजेस लिखनी है, और सबसे नीचे जाके आउटकम लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, क्या और हो सकता है अच्छा करने के लिए। 4-5 लाइन में ये लिख लेना, 4-5 लाइन में इशू लिख लेना है, 4-5 पॉइंट, 4-5 ये लिख लेना, आपका मीन्स राइटिंग हो जाएगी 150 पेपर की, 250 वर्ड की, आपकी 200 वर्ड की हो जाएगी, अगर आप कर सकते हैं तो। ये कुछ मत करना, आप डायरेक्टली देख के लिख लेना, तो भी आपको लाभ मिलेगा। कम से कम पॉइंट तो होंगे आपके दिमाग में, रीड तो करोगे पॉइंट। तो मैं आपको वही पॉइंट बताने वाला हूँ। क्या ये अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं क्या क्या पॉइंट है। और ये सुहासिनी जी ने लिखा है, बढ़िया लिखती है, इंडियन और US रिलेशनशिप के ऊपर है। क्या वो ट्रू फ्रेंड्स इज आउन रिलेशनशिप विद ए ट्रू फ्रेंड। तो इसमें सारी बात इमेजिन की गई, क्या होगा आने वाले। अभी क्या गया कि जो स्टैंड देखने पर दिख रहे हैं बाइडन के, जैसे ट्रम्प ने मूव किया था कि विड्रॉल किया था, पेरिस एक्ट से किया था, WHO जो ऑर्गेनाइजेशन किया था, UNHRC से किया था, ह्यूमन राइट्स से किया था, मुस्लिमों पे बैन लगाया था, इमिग्रेशन पॉलिसी पर उन्होंने हार्ड कर दी थी। तो इन सबको लूज़ किया है कहीं ना कहीं बाइडन ने, एक अच्छा मतलब कि संकेत दिया है। और मैं आपको बता दूं जो बाइडन की सोच है वो ह्यूमन राइट है, क्योंकि इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है और ये ह्यूमन राइट के लिए बहुत मानते हैं। वायलेशन कोई कंट्री करेगा ये स्टिक एक्शन भी लेंगे उसके ऊपर। इन्होंने कई बार ऐसा बोल भी दिया है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे कोई ह्यूमन राइट वायलेशन करेगा। तो ये क्या इसके फेवर में गया है, पहला इनका प्लस पॉइंट है, एक अच्छी सोच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या करते हैं, जैसे हमारी
क्लोज रिलेशनशिप थे, जैसे क्लोज टाइज थे हमारे इंडिया के, मतलब ट्रम्प के इंडिया से, फिर क्वाड था, फिर हमारा इंडो पैसिफिक पॉलिसीज था। अब बाइडन और मोदी कोल्ड राइट आफ्टर ही कैन कोल्ड ऑल द ट्रीटी, क्या होगा, मतलब सीधी सीधी बात की गई, अभी क्या होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि इन फ्यूचर क्या होगा। बस आपको इशू याद रखना, क्वाड हो गया हमारा एक, तो क्वाड के बारे में हम पढ़ेंगे, अपना क्वाड्रिलेटरल जो हमारा है क्वाड, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होगा। और फिर जो इसे हम कर रहे हैं कि इंडिया इफेक्ट लगा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और इमिशन के लिए, उस पर क्या होगा, उस पर क्या बात होगी। जैसे 22 अप्रैल को अर्थ डे सबमिट हुई थी, तो उस पर क्या बात होगी, क्या होगा, अब ये चीज़ देखने वाली है फ्यूचर में। फिर हम किस में क्या सिमिलरिटी की बात करें, कोविड-19 टैक्सीन और वैक्सीन है, क्रिटिकल ड्रग सप्लाई है, उस पर थोड़ा एमओयू साइन किया गया है, वीज़ा और ग्रीन कार्ड को लूज़ किया गया है। तो जो अभी बाइडन ने डिसीजन लिए हैं, तो अभी डिसीजन जो लिए हैं उसको देखते हुए हम अपनी जो होने वाली फ्यूचर की चीज़ें हैं उनको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मे बी पॉजिटिव रिजल्ट आए। अब की नो डाउट ये चाइना की एग्रेशन था कि मतलब एलएसी के ऊपर की अर्लियर 2020 ब्रॉड इंडिया यूएस क्लोज, ये तो पक्की बात है। चाइना के अगेंस्ट तो कहीं ना कहीं रहेंगे थोड़ा बहुत, वो चाइना को सरप्रेस करके चलेंगे। जो हमारे जो रिलेशन थे एलएसी पे, जो हमारे वो बने थे, हमारे क्लोज रिलेशन तो रहेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर ट्रम्प नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डायरेक्टर को लीजा क्विट कोल्ड अमेरिकन मोरल ए मटेरियल सपोर्ट, ये चलो दूसरी बात है, ये तो कुछ मत नहीं है। फिर मालाबार एक्सरसाइज है और क्वाड है हमारे, उनके पीछे क्या है, रहेंगे आने वाले टाइम में। तो यही सब चीज़ों की बात की गई, क्योंकि इसमें प्री के टॉपिक क्या है, ये जो नाम आ रहा है मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड आ गया आपका। फिर आप लिख सकते हैं फेवर में, मतलब ह्यूमैनिटी फेवर में ये सारे काम है, ये अच्छे अच्छे काम किए हैं, लिखने के लिए आएंगे, मेंस के लिए हैं, ठीक है ना। और फिर और क्या करते हैं, इंटरेस्ट क्या रहेगा, यूएस इंटरेस्ट टू डू सो, तो अभी इंटरेस्ट क्या रहेगा। और मीनिंग वाइल और आगे इन्होंने बात की है कि प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, कहाँ डैमेज हो सकते हैं हमारी रिलेशनशिप, कि अमेरिका क्या कर रहा है अभी, तो फार्मास्यूटिकल हब बनाने की बात कर रहा है अमेरिका अपने आप को। वेयर इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर है ना, इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो लोकलाइज करने, प्रोडक्शन करने की बात अमेरिका ने कर दिया फार्मास्यूटिकल को। पेंडेमिक आया, दवाई की कमी उसे भी लगी, तो उसने क्या कर दिया, लोकलाइज करेंगे फार्मास्यूटिकल को, हम अपने यहाँ डेवलप करेंगे, तो उससे इंडिया को हार्म होगा। अभी इंडिया एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल को एक बड़े नंबर में, वो चीज़ की बात होगी। फिर हमने सप्लाई चेन जो अपना रिसाइलेंस इनिशिएटिव बनाया, उसे काउंटर करने के लिए, मतलब ये क्या है, चाइनीज़ गुड को काउंटर करने के लिए यूएस इज़ नॉट ए पार्ट, यूएस उसका पार्ट नहीं है अभी। तो सब इन चीज़ों की बात की गई। फिर ह्यूमन राइट की बहुत फेवर में लेके चलते हैं, ह्यूमन राइट को ऊपर रख के चलते हैं। तो वही चीज़ जो इंडिया के रिलेशंस है, मतलब कि शेयर्ड कमिटमेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यू, तो बेड रॉक टू यूएस इंडिया रिलेशनशिप क्यों हो सकते हैं, उसमें रीज़न बताए गए हैं क्यों हो सकते हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन वाले हो सकते हैं। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर वाला इशू है, फार्मर वाला प्रोटेस्ट चल रहा है, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन बता रहे हैं। फिर ठीक है, फिर हमारा फेस ऑफ चल रहा है, ट्विटर से चल रहा है, ट्विटर उनका देश में कंपनी है, ट्विटर क्या बोल रहा है, हम तो आपके फंडामेंटल राइट से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं गलत कर रहे हो। तो ये सारे इशू हैं। फिर हमने क्या किया, एक्शन टू शट डाउन द इंटरनेशनल एजेंसी, एमनेस्टी हो गई, ग्रीन पीस हो गई, और का आपका कंपटीशन इंटरनेशनल हो गई। तो इन चीज़ों को हमने क्या शट डाउन किया है, फार्मर इशू, ये इशू, तो ये ह्यूमन राइट के इशू मतलब उनकी नज़रों में है। उन्होंने कमेंट भी की है कहीं ना कहीं चीज़ों के ऊपर, जब इंडिया ने ये किया है कि जम्मू कश्मीर पे भी उन्होंने कमेंट किया था कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो वो चीज़ देखने के लिए कि वहाँ पे हमारे इशू डाउन हो सकते हैं उनके साथ। फिर जो दूसरी आती है काटसा की बात आती है, अभी तक हमारे पे क्या काटसा की लगाने की बात चलती है, S-400 हम परचेज कर रहे हैं रशिया से ये और वो, तो पर ट्रम्प ने नहीं लगाया था एंड तक भी। अब क्या ये नया इशू क्या रखेंगे, लगाएंगे वो काटसा, काउंटर अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट जो है, क्या उस पर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों ने उसकी ही बात की है फिर, कि मतलब कि S-400 जो हम टर्की के ऊपर लगा दिया था, पर हमारा हम बच गए थे, हमारे ऊपर नहीं लगा था काटसा। तो अब देखेंगे क्या होगा। फिर जीएसपी, जो जीएसपी हमारा स्टेटस है, वो दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कैंसिल किया था ट्रम्प ने जीएसपी। फिर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, अभी क्या हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में शांति बहाल हो जाए, ठीक है। और हम फेवर कर रहे हैं कि इसको अफगान की गवर्नमेंट को, जो अशरफ गानी की गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या करेंगे कि तालिबान को हम फेवर नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा है। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया को पीछे कर सकते हैं, इंडिया को मतलब इंडिया को सब ना उस मीटिंग में लाए, पाकिस्तान को फेवर में ले ले, कोई तालिबान पाकिस्तान का है कि मिटिगेशन के लिए। तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं कि इंडिया नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस ऐसी चीज़ देखते हो कि मतलब ये कश्मीर वाला इशू, फिर यूएस प्री ट्रम्प, मतलब कि ये सब चीज़ें बात की गई और इसमें कोई बात नहीं है आर्टिकल में। अब देखने की बात है इसमें क्या होगा, क्योंकि इनका एक सोबर लुक है, मोर सोबर है ये, परहैप्स मोर सब्सटेंटिव बायलेटरल रिलेशन इन द 4 ईयर एम। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होनी है। तो
तो मैंने इसमें क्या एक्सट्रैक्ट किया है, ये पॉइंट तो आप खुद लिखने हैं आपको। ह्यूमन राइट के हमारे कौन कौन से वायलेशंस हैं, फिर फार्मास्यूटिकल के नेशनलाइज करने की इन्होंने बात की है, और इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, तो इससे मतलब कि संकेत मिलता है, मतलब कि आपको स्टेप मिलता है टूवर्ड्स एक गुड नेशन की तरफ जाएंगे, और इस सबके साथ एक लिबरल थॉट में काम करेंगे, ना कि वो हैरस थिंकिंग में काम करेंगे कि मतलब कि ये नहीं वो नहीं, स्टेप ऐसे नहीं लेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें से, हमें पढ़ना है अपना क्वाड के बारे में, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, SCRI के बारे में पढ़ना है हमें, फिर काटसा के बारे में पढ़ना है हमें। ये सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल से प्री के लिए उठानी है, प्री के लिए। हम आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पर। सबसे पहले जो है आपको काटसा, ये काटसा एक सैंक्शन है जो अमेरिकन गवर्नमेंट लगाती है अगर उसके जो विपरीत देश है, जैसे ईरान हुआ, रशिया हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, ठीक है ना, इनसे कोई डीलिंग करेगा, जिन्होंने रखा हुआ है काटसा के अंदर, इनसे कोई डीलिंग करेगा तो उस कंट्री में भी काटसा लगाया जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका के रिवाइवल लिए, मतलब अमेरिका से लड़ाई करते थे, इम्पोज करते हैं, इनसे कोई नहीं। 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इम्पोज करता है सेक्शन ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। अभी टर्की को भी इसमें रखा गया था, अब देखते हैं वो हटता है कि नहीं हटता। तो काटसा ये क्या है कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी, मतलब थ्रू द सेंक्शन लगा देता है। तो फिर उससे क्या होता है कि मतलब कि अमेरिका उन्हें फेवर नहीं करता, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई उन्हें असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना हो या फिर कोई चीज़ प्रोवाइड करानी हो, अमेरिका फेवर करना बंद कर देता है। क्योंकि जैसे IMF में SDRs होते हैं, वो अमेरिका के सबसे ज़्यादा SDRs हैं IMF में। अगर लोन लेना होता है आपको इन पर्टिकुलर क्राइसिस टाइम पे, तो वो क्या होता है कि वोटिंग सिस्टम भी होता है कि फेवर जो उतनी ज़्यादा SDRs होते हैं, वो कंट्री अगर बोलती है कि हाँ नहीं लोन दे देना चाहिए, तो वो IMF लोन देता है, उसके अंदर फेवर नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे रोक करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फेवर नहीं करेगा। तो ये कंट्री 2017 में स्टार्ट हुआ था। include the sanction against the country that engages significant transaction with Russia defense एंड इंटेलिजेंस सर्विस, उस पर भी लगाया जाता है। और हम तो ऑलरेडी खरीद रहे हैं रशिया डिफेंस और इंटेलिजेंस सर्विस, उनकी अवेल कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट एम्पावर US प्रेसिडेंट टू इम्पोज एटलीस्ट 5 of 12 listed sanction on a person engaged in significant transaction with Russia defense and intelligence sector। ये चीज़ है। अल्टीमेटली गोल क्या है कि रशियन गवर्नमेंट को रिवेन्यू फ्लो ना हो, इसका अल्टीमेट गोल क्या है। इंडिया के कंसर्न्स क्या है कि S-400 जो हम खरीद रहे हैं, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो हम खरीद रहे हैं, जो अलमास करके उनकी ऑपरेशन है उससे खरीद रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट बना रहे हैं 11356 फ्रेगेट वाला प्रोजेक्ट है, KA-260 हेलीकॉप्टर है, मैंने पढ़ाया भी था आपको, ये हेलीकॉप्टर डेवलप कर रहे हैं। फिर इंडिया रशिया एविएशन लिमिटेड, मल्टी रोल आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ब्रह्मोस एयर स्पेस। तो ये सब चीज़ हम रशिया के साथ मिलकर काम करना, उसके बाद भी हम पे काटसा नहीं लगा हुआ। अब बाइडेन जी आए, हम देखते हैं ये क्या करेंगे। और ऐसा एक स्टोक, मतलब सिप्री की रिपोर्ट आती है, सिप्री रिपोर्ट निकालता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक रिपोर्ट निकालता है, और वो बताता है कि किस कंट्री ने किस कंट्री से कितने आर्म्स खरीदे हैं। आर्म्स ट्रांसफर डाटाबेस होता है, ये 2017 में 10 से 17 तक 7 साल में हमने सबसे ज़्यादा रशिया, जो इंडिया का टॉप सप्लायर रहा है वो रशिया रहा। तो सिप्री की रिपोर्ट निकालता है, सिप्री, ठीक है ना। तो सिप्री ये रिपोर्ट निकालता है, ठीक है ना, ये वाली रिपोर्ट निकालता है आर्म ट्रांसफर डाटाबेस। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हमने इनसे खरीदे हैं, तो उसके बाद भी हम पे काटसा नहीं लगा। अब न्यू प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि न्यू प्रेसिडेंट आया, उसके बाद वो क्या करते हैं। फिर होता है GSP क्या रहता है, जो डेवलप कंट्री होती है वो डेवलप कंट्री को कुछ प्रेफरेंस देती है, प्रेफरेंस इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी पे दे देंगी, या फिर उससे क्या होता है कि उनके ट्रेड होता है, उनके बीच में इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, मतलब कि प्रेफरेंस हमें US ने दे दिया कि इन इन प्रोडक्ट पर आपको प्रेफरेंस है, मतलब कि आप कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप पे कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे उस प्रोडक्ट पे। तो वो GPS होता है, मतलब GSP होता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस देना। तो ये क्या कर दिया था, ये ब्लॉक कर दिया था, मतलब ट्रम्प जी ने रोक लगा दी थी, उससे हमारे इम्पोर्ट पे इफेक्ट आ गया था, मतलब हमारे इम्पोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट पे हमारे फ़र्क आ गया था, और अमेरिका के इम्पोर्ट पे फ़र्क आएगा नहीं। वो तो प्रेफरेंस दे रहे हैं आप तुम्हारा सामान लेने के लिए, तो हमारे क्या होता है, एक्सपोर्ट पे फ़र्क आ गया था, एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा कम हो गया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, अम्ब्रेला कॉम्प्रोमाइज बल्क ऑफ प्रिफरेंशियल स्कीम्स होते हैं ग्रांटेड बाय द इंडस्ट्रियल नेशन टू द डेवलपिंग कंट्री। जो इंडस्ट्रियल नेशन होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री को कुछ प्रोडक्ट पे प्रेफरेंस देते हैं, ऐसी स्कीम होती है। Involve reduce the most favored nation traffic on duty to entry the eligible product to export by the beneficiary country to the market to donor country, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। और ये फर्स्ट टाइम ट्रैफिक कहाँ पे ग्रांटेड किया गया था, यूनिसेट की कॉन्फ्रेंस 1964 में हुई थी, तब वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ग्रांटेड किया गया था। इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री ने
दिया था। और जीएसपी अडॉप्ट कब किया था? एट यूएन सी टेट की मीटिंग न्यू दिल्ली में 1968 में हुई थी, वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। और इंस्टीट्यूट कब से स्टार्ट हुआ था? 71 से स्टार्ट हुआ था। बेनिफिट क्या मिलते हैं? एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्यों? हमारा इम्पोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, डेवलप होती है कंट्री, और वर्ल्ड भी डेवलपिंग वर्ल्ड में जो होती है, मतलब डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, हमारा कंट्री डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उसके आदमी की ज़रूरत होगी ना, जब ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट बिकेगा दूसरी कंट्री में, तो उसके हमें आदमी की ज़रूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छा बनाएगी, और वहाँ पे उस पर मतलब कि ड्यूटी वूटी नहीं लगेगी उस कंट्री में, तो हमारा प्रोडक्ट भी सिमिलर बिकेगा उस कंट्री के प्रोडक्ट के बराबर, तो कंपनी कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। और जीएसपी प्रमोटेड ग्लोबल वैल्यू, एक तरह से ग्लोबल वैल्यू प्रमोट करता है। तो ये सारे बेनिफिट थे, उससे हमारा थोड़ा लॉस भी हुआ है और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर ऐसे भी लिखते हैं ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ है, हमारा इतना तकड़ा लॉस भी नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत लॉस है। तो जीएसपी आपको याद रखना है, ये बेनिफिट है इसके। फिर मैं और पढ़ा देता हूँ आपको। वीवीपैट हो गया, नीचे होगा मालाबार। फिर आता है क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है ना। ये स्टार्ट मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है ना। ये शेप ऑब्जेक्टिव इंश्योर द सपोर्ट फ्री ओपन आपके प्रोपियस इंडियन पैसिफिक रीजन के लिए बना था, मतलब फ्री फेयर सब चीज़, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ के लिए वर्क करे। क्वाड वाज द फर्स्ट मोटेड बाय द जापानीज, मतलब कि एक थिंकिंग थी, किसकी थिंकिंग? जापान के प्रेसिडेंट थे शिंजो आबे, उनकी थिंकिंग थी। 2007 में उन्हें ऐसा आइडिया दिया था, हमें ऐसा नेशन बनाना चाहिए। 2012 में इन्होंने क्या, शिंजो आबे ने अगेन कॉन्सेप्ट दिया था एशिया में, जब डेमोक्रेटिक अब सिक्योरिटी डायमंड इन्वॉल्व हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस थे, तो सेफ गार्ड द मैरीटाइम कॉमन्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन टू द वेस्टर्न पैसिफिक। सारी बात क्या है, जापान पास में लिंक करता है चाइना के, उसका थ्रेट रहता है चाइना से, कभी जापान सी में, कभी साउथ चाइना सी में, उसे परेशान करता रहता है इधर उधर। तो इन्होंने आइडिया दिया, और जापान क्या एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन है यूएस के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ उस रीजन में, तो उससे थोड़ा दूर पड़ते हैं, तो इंडियन नेवी का इन्फ्लुएंस भी चाहिए। तो उसने देखा कि जो कॉमन चीज़ है, जैसे चाइना की ये कॉमन है, इंडिया उसके रिवाइवल है, तो सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया उन्होंने। और 2017 में उन्होंने फॉर्मेशन कर लिया क्वाड का, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और किस चीज़ के लिए? इंडिया, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया कि हम देखते से कॉमन तरीका चाइना को हैंडल करना है। मेन काम क्वाड का क्या है? चाइना को देखना कि उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना बढ़े और वो परेशान ना करे, सारा काम यही है। उसको देखते देखते हम मालाबार एक्सरसाइज करते थे। किसके साथ करते थे मालाबार एक्सरसाइज? हम करते थे यूएस और जापान के साथ करते थे, ठीक है ना। नेवल एक्सरसाइज है, ट्राई लिटल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन नेवी ऑफ द इंडिया, जापान और यूएस। ये अल्टरनेटिव डेज में इंडिया और पैसिफिक ओशन में चलती रहती है। अल्टरनेटिव, एक बार इंडियन ओशन में, एक बार पैसिफिक ओशन में। अभी क्या किया, 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर गया, क्योंकि क्वाड को देखते हुए कि 4 नेशन है, तो 4 नेशन हम मालाबार में भी रखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर गया है। बायोलिटर नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में 1992 में, एक्सपेंड का वही 2015 में, इसमें जापान भी इसमें जुड़ गया, और ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी 2020 में आ गया, लास्ट में सबसे ऑस्ट्रेलिया आया। एम क्या एक्सरसाइज का? सपोर्ट फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, रिमेन कमिटेड टू रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसके बेस पे इंडियन और पैसिफिक ओशन वर्क करेंगे। अब इसमें क्या है, क्वाड में भी क्या है, ये भी मैरीटाइम कॉमन्स की बात कर रहा है, इंडियन ओशियन और वेस्टर्न पैसिफिक, तो दोनों चीज़ के सेम एक तरीके से आपको दिख रहे हैं। ये कि एम करता है इंटरऑपरेटिबिलिटी। इंटरऑपरेटिबिलिटी मतलब क्या है कि अगर कहीं ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, कहीं मतलब कि सरफेस वार हो रही है, कोई एंटी सबमराइन वारफेयर है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को, फिर ट्रेनिंग, ये वो सब चीज़ के लिए एक तरह से इंटरपोलिटी, अगर उसे सपोर्ट चाहिए, यूएस को सपोर्ट चाहिए इंडियन ओशियन में, तो इंडियन नेवी सपोर्ट कर देगी, जापान सी में जापान नेवी। तो वही इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्या है कि एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो। ये एक्सरसाइज उसको देखते ही की जाती है कि अगर फ्यूचर में एक्सरसाइज हम कर रहे हैं पहले से ही, तो हम फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है, तो हम कर लेंगे। मालाबार एक नेबल एक्सरसाइज है, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर गया। फिर आता है सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव। अभी क्या हुआ, पेंडेमिक टाइम में पूरी एरोप्लेन बंद, सब कुछ बंद, सारा ट्रेड बंद, ऊपर से हम चाइना ऐप बैन करो, बाइकआउट चाइना, ये वो सब। अब हमारा इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? सॉरी, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं चाइना से। अब हम ये सब सारा चेन, जो चेन सप्लाई थी, वो जो गुड्स की या रॉ मटेरियल की चेन सप्लाई थी, वो एक तरह से रोक लग गई, बंद हो गई। अब क्या हुआ, टेंशन होगी, जो कंट्री छोटी छोटी कंट्री थी, इंडिया था,
मैन्युफैक्चरिंग हब था, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते थे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, रॉ मटेरियल हम अभी भी चाइना से खरीदते थे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एपीआई जो होता है आपका रॉ मटेरियल होता है बनाने के लिए, मेडिकल बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, तो मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था। तो उससे क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम अगर फ्यूचर में हुआ तो एक तरह से फिर लॉस हो जाएगा। और फिर ऊपर से चाइना और यूएस की टेंशन चली हुई है, उनकी ट्रेड वार चली हुई है, उससे भी लॉस हो रहा है। ठीक है ना, सप्लाई चेन को थ्रेटन हो रहा है। जापान खुल के सामने आ गया, उसने बोला, फिर जापान ने आइडिया था, मोटिव दिया कि सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव बनाते हैं। ठीक है ना, एक तरह से ट्राइलेटरल अप्रोच रखेंगे और ट्रेड की, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके की पार्टनर है, तो तीन हो गए। देखो, क्वाड का यूएस नहीं है, यूएस इसका पार्ट अभी नहीं है। अगर यूएस इसका पार्ट हो जाएगा तो मालाबार, क्वाड और सी, ये आपका SCRI एकदम सेम से हो जाएंगे। तो क्या है कि मतलब अगर चाइना को, मतलब चाइना से हम कुछ चीज़ मंगा रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव हम जापान को ले लें, उसका अल्टरनेटिव ऑस्ट्रेलिया को ले लें, तो इनसे ही मंगा सकते हैं। इस चीज़ को चला, कंटिन्यू सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखने के लिए हमने ये चलाया, सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया कोविड टाइम पे। ये क्या करता है कि डाइवर्सिफाई करता है। अभी क्या डिपेंड है, एक कंट्री पे डिपेंड है चाइना पे, सामान इस सामान के लिए एक कंट्री पे डिपेंड है, क्योंकि दूसरी कंट्री से हमारा ट्रेड साइन नहीं है। तो उस चीज़ को, सप्लाई चेन को, मतलब एक आदमी पे डिपेंड ना 10 दुकानों पे डिपेंड करने के लिए सप्लाई चेन को मतलब इसमें चलाया गया है कि आप डिपेंड मत रखो एक पे या फ्यू पे डिपेंड मत रहो, बहुत सारों पे डिपेंड हो जाओ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सुनामी आ जाती है, वॉल्यूशन आपका वॉल्केनो इरप्शन हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, या कोई पेंडेमिक सिचुएशन आ जाती है, तो सप्लाई चेन कंटिन्यूसली वर्क करनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ करने को इकोनॉमी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता है क्यों पेंडेमिक टाइम में इकोनॉमी एक्टिविटी ओपन की गई? कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, इसलिए इकोनॉमी एक्टिविटी को खोलना ज़रूरत थी। लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे, उससे क्या होता है, क्राइम रेशियो बढ़ना स्टार्ट होता, लूटपाट बढ़नी स्टार्ट होती। कहते हैं ना, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी उस नेशन में। प्रॉस्पेरिटी होगी तो लोग हैप्पी, मतलब खुश रहेंगे, और वहाँ पे क्राइम रेट भी जीरो रहेगा। भाई किसकी जेब में 100 रुपये रोज आ रहे हैं, तो क्यों चोरी करे 100 रुपये? और उसकी जेब में 0 रुपया खाने के लिए नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, नेसेसिटी मदर ऑफ ऑल क्राइम। जो आपकी ज़रूरत होती है ना, वो आपको क्राइम करवा देती है, अन्यथा आप कोई क्राइम करना नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी स्टॉप हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट हो तो नेसेसिटी, लोगों की भूखमरी का, भाई खाने के लिए पेट में नहीं है, फिर तो मैं, अगर मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मुझे नहीं मिल रही, मैं सड़क पे जिसके हाथ में रोटी दूंगा छीनूंगा, खाऊंगा। ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए इकोनॉमी एक्टिविटी चलाना ज़रूरी था। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए, वो चेन ब्रेक ना हो, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव बनाया गया है। अब इसका एम क्या है, मेन एम इनका क्या था, चाइना। मालाबार मैंने आपको पढ़ाया, क्वाड मैंने पढ़ाया, चाइना। तो डिपेंडेंसी ऑन सिंगल नेशन पे आप डिपेंडेंट मत रहो, डाइवर्सिफाई कर दो। तो ये इनिशिएटिव है, डायरेक्टली रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कंपनी इकोनॉमिक कंसर्न अबाउट द चाइनीज पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिस्टर्बिटी कुड बी लीड टू चाइन सप्लाई। ये डिस्टर्ब कर सकता है उसका बिहेवियर जो है। फर्स्ट प्रपोज चाइना ने किया, विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिल गया। अब ये बात कर रहे हैं एशिया में और पैसिफिक रिम जो नेशंस है उनको भी ऐड किया जाएगा। फ्यूचर में जो ऐड होंगे हम पढ़ लेंगे, अभी 3 ही नेशन है। रीज़न क्या है कि कोविड टाइम पे जो चाइन, मतलब कि चैन ब्रोक हो गई थी, उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। अब यूएस टेंशन ट्रेड चल रही है, उसको उस पर भी मतलब कि सप्लाई चेन हार्ट हार्ट हो रही है। फिर इंडिया एक इमर्जिंग सप्लाई हब है, तो ठीक है, इसे बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसलिए 3 पॉइंट बोल सकते हो फेवर में। एक कोविड-19 से बच सकते हैं हम, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, कोविड-19 ऐसी कोई सप्लाई चेंज हुई, तो ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हम बच सकते हैं। यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, उससे भी हम बच सकते हैं, ऐसी कोई चेन हुई। और इंडिया एक इमर्जिंग हब है, और हब के लिए क्या होता है, सप्लाई चेन को वर्क करते रहना चाहिए। ये सारी हो गई आपकी इसके बारे में, SCRI के बारे में। आगे चलते हैं, आगे कोई चीज़ आएगी तो आगे चलते हैं। और कुछ है इससे रिलेटेड? और कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें से आपको पॉइंट भी एक्सट्रैक्ट करने हैं, आपको मेंस का उसमें आंसर लिखना है, और प्री का भी थोड़ा आंसर मिल सकता है, पर मेंस का इसमें ज़्यादा आंसर है। अभी क्या हुआ इंडिया में, अभी क्या हुई, प्रपोज की गई है स्टिप 2000 में ड्राफ्ट तैयार किया गया है साइंस का। मतलब मैं आपको दिखा दूँ, सॉरी, आपको मैं दिखा दूँ, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। किसका तैयार किया गया है, देखो, एक एस्टिप 2000 का ड्राफ्ट, मतलब क्या है कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 तैयार की गई है, और ये 5th साइंस पॉलिसी, जब से हम आज़ाद हुए ना तब से 5वीं साइंस पॉलिसी है, जो जनवरी 2021 में ऑफर की गई है। मतलब कि इसमें क्या करेंगे, रिसर्च को बढ़ावा देना है। तो अब आपको क्या बात करते हैं
ये दो तरह की बात करेगा कि इंडिया की इनोवेटिव स्किल कहाँ पे खराब है, कहाँ पे बेकार है, प्रोग्रेस क्या है। कि पहली बात तो इस कल क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा कल 28 फरवरी को। ये आपको यह थोड़ा याद रख लो अगर याद रहे तो। और क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इंडिया ने वर्क किया उसको मतलब इसी ऊपर आर्टिकल ये आया है। पहले ये बात करते हैं जो साइंस नेशन फाउंडेशन है ना अपनी, जो साइंस नेशन फाउंडेशन है वो यूएस की जो फाउंडेशन है, दिसंबर में उसने एक रिपोर्ट निकाली थी और बोला था इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ प्री रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग जर्नल। ऐसे होते हैं जर्नल्स होते हैं, मतलब साइंस जर्नल्स होते हैं, उसमें अपनी रिसर्च और रिपोर्ट छपती हैं मतलब। और उन रिपोर्ट को जब बाद में छप उसमें पब्लिश हो जाती है उनको रिव्यू किया जाता है, कुछ एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं सही है गलत है। तो मतलब उन जर्नल में इंडिया का थर्ड स्थान था। मतलब कि इंडिया ने कितनी रिपोर्ट, मतलब इस आर्टिकल में 1,35,000 आर्टिकल 2018 में इंडिया ने उसमें अपने साइंस जर्नल में अपने आर्टिकल निकलवाए हैं। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन है, चाइना और यूएस है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, 2018 में चाइना के तो 7.81% थे और इंडिया के 10.73% थे। मतलब कि इन परसेंटेज टर्म पे ज़्यादा थे इंडिया के, स्पीड से हम चल रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। अब इससे रिलेटेड एक बुरी बात मैं आपको नीचे बताऊंगा, अभी लिंक कर देता हूँ। मैंने क्या बताया, आर्टिकल आपने छपवा दिए, 1,35,000 के आसपास आपने आर्टिकल छपवा दिए। आपके साइंटिस्टों ने उसमें आर्टिकल साइंस जर्नल में निकाल दिए। उनको फिर रिव्यू किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा कि ठीक भी है, जो चीज़ ये बोल रहे हैं वो चीज़ ठीक है। उसे बोलते हैं आपका हाईली साइटेड आर्टिकल, मतलब कि हाँ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप क्या सुनते हो इस पूरे न्यूज़पेपर में, कितनी बेकार न्यूज़ आती है। अब हाईली उसमें साइटेड आर्टिकल तो मेन होता है, एडिटोरियल हो गया आपका, कुछ कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ऐसी न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है इंडिया की, 0.7। 0.7 तो मतलब आप 1,35,000 का 0.7 निकाल दो, इतने ही काम के होते हैं। छपते तो ज़्यादा है पर इतने ही काम के होते हैं। ऐसा किसने बोला है, ऐसा मतलब कि उस रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट में ही कहा गया है। छापते ज़्यादा है पर इतने ही काम के होते हैं। ये कितने हैं, लोअर देन यूएस, चाइना, यूरोपियन कंट्री, इवन इसराइल से भी कम है आपका रेशियो, जो कम है इवन आपका इसराइल से भी कम है। तो यही सारी बात की गई है इसमें। नॉट सो गुड न्यूज़ इज दैट द पब्लिशर ऑफ इंडिया इज नॉट सो आपका इम्पैक्टफुली, उसमें इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं होती, इम्पैक्टफुली नहीं डालते। तो आप इस रिपोर्ट का याद रखना, नेशनल साइंस फाउंडेशन। मैंने आपको बोल दिया हाईली साइटेड आर्टिकल। जैसे आपके हाईली साइटेड आर्टिकल क्या होता है, यूपीएससी से प्रोस्पेक्टिव एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो ऐसे ही उनके इंपॉर्टेंट होते हैं जो साइंस पे इन्फ्लुएंस कर सकें। 1,35,000 में 0.7% ही आर्टिकल काम के होते हैं इंडिया के। तो ऐसा ही रिपोर्ट बोल रही है। फिर क्या बोलते हैं कि जो WIPO है, जो पैटेंट हम कराते हैं, पैटेंट कराते हैं WPIO से पैटेंट कराते हैं, उसमें भी इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया ने अब तक मतलब कि 2019 में 2053 पैटेंट फाइल कराए हैं WPIO में, जो आपका वर्ल्ड आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 1,00,000 2019 में इतने ही पैटेंट फाइल कराए हैं। इवन चाइना और यूएस ने देखो कहाँ पे है। चाइना ने 58,000 58,000 और 57 यूएस ने, चाइना तो यूएस से भी आ गया। तो ये क्या बात कर रहा है, इसमें हम बहुत पीछे, देखो कहाँ 2000, कहाँ गंगुतेली, कहाँ राजा भोज। थोड़ा डिफरेंस आ गया ना। तो पैटर्न में भी कम है। आर्टिकल हम बकवास लिख रहे हैं, इसका मतलब जब हमारे 0.7 भी मतलब इन्फ्लुएंटेड है, तो क्यों लिख रहे हैं ऐसा, तो उस सब की बात करेंगे। फिर अपना नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ पॉलिसी 2016 में आई थी। 2016 में, एक तो देखो 2016 में हमारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी 2016 में आई थी। उससे पहले क्या था पता नहीं, उससे पहले क्या था, जो क्या बात करती थी, स्टिमुलेट करना डायनेमिक आपका वाइब्रेंट बैलेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिस्टम। तो उस चीज़ के लिए आता है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए हम IPR फाइल कर देते हैं। तो ये हमारे इस पॉलिसी के अंदर बात की गई थी। चलो, उससे पहले हमारे पास कोई ऐसा पेटेंट का वो लॉ नहीं था कि हम कोई पॉलिसी, डिफरेंट पॉलिसी होती है इसके लिए। अब हमें क्या करना चाहिए, साइंस पॉलिसी ओवर द टाइम। आपको इंडिया को रिलाइज होना चाहिए अर्ली द रिपब्लिक टाइम। अब तक क्या हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन जो है, इनका कोट्स है, ये बोल लेना साइंस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने कोट लिखा, आपको लिखना है तो लिखने के लिए आए तो लिख देना। तो क्या होना चाहिए, क्या हुआ था ओवर टाइम, मतलब अब तक क्या किया हमने साइंस के लिए। अब तक हमने 4 साइंस पॉलिसी लेके आए हैं टिल 1947 से अब तक, बस मात्र 4। यहाँ तो ये, अरे एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत ही कम है। और कहाँ यूएस क्या करता है, एग्रीकल्चर पॉलिसी को हर 3 साल में चेंज करता है। और जो साइंस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम 50-70 सालों में हम 4 ही पॉलिसी ला पाए हैं साइंस के रिलेटेड। तो हम कहाँ काम कर रहे हैं, कहीं भी स्टैंड नहीं करते। पहली पॉलिसी 1958 में लेके आए थे, आपका साइंटिफिक पॉलिसी रिसोल्यूशन 10 साल बाद लेके आए थे।
ठीक है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल लेबोरेटरी को करने की बात की गई थी, उस लेबोरेटरी बढ़ाई थी हमने 1980 में, 53 में लिखा है, 58 में, और कम से कम 12-13 साल बाद हम बढ़ा रहे हैं, 22 साल बाद कि लेबोरेटरी बढ़ा रहे हैं। पैसा भी नहीं था उस टाइम पे, ये अच्छी बात मतलब है कि उस टाइम पे इतना इंडिया स्टेबल नहीं था। फिर फाइट की रिसेंटली, मतलब 1962 में वॉर हो गई इंडिया की, 71 में वॉर हो गई इंडिया की, तो एक तरफ से उसने जल्दी जल्दी फाइट भी देखनी पड़ी इंडिया को, ठीक है ना, तो उस पैसा उसमें चला गया, वो भी कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो प्लस पॉइंट में। फिर सेकंड कब आई थी? 1983 में आई थी, 63 में आई थी, 1980 इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, क्योंकि 84 के दंगे हुए थे, 84 के, और उनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे, किल किया गया था 1980, ये इंदिरा गांधी लेके आए। इसमें किस चीज़ की बात हुई? टेक्नोलॉजी को बेनिफिट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और इलेक्ट्रॉनिक और बायोटेक्नोलॉजी की इसमें बात की गई थी, ऐसा बहुत याद रखना। आप डेट थोड़ी याद रखना, किस में आई थी, 58 में आई थी, 83 में आई थी, फिर 2003 में आई सीधा। कितने साल बाद आई आप खुद लगा लो, कितने साल हो गए, 10, 20, 30 साल बाद आई। ये फर्स्ट पॉलिसी जो भाई इसने पॉलिसी की बात की थी, इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद जो पॉलिसी आई थी, फर्स्ट पॉलिसी 1991 में, सीधा 2003 में आया था। तो ये सारी पॉलिसी थी हमारी। साइंटिफिक इंजीनियरिंग और रिसर्च बोर्ड इसके अंदर ही बना था, साइंटिफिक इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसके अंदर ही बना था। प्रमोट तो रिसर्च करने के लिए, प्रमोट करने के लिए होता है, इसी के अंदर बनाया गया था, सॉरी, इसी के अंदर बनाया गया था। उसके बाद 2013 में पॉलिसी लेके आए थे, हम लेके आए थे कॉल्ड साइंस, उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेटिव पॉलिसी को हमें बढ़ाना था, और अब सीधी स्टेप आई है, ये स्टेप आई है 2020। अब ये क्या है कि अभी ये ड्राफ्ट रिलीज किया गया, पॉलिसी रिलीज की गई है, उसमें क्या किया गया, डबलिंग करना है नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्च को बढ़ाना है, आपको ग्रोस डोमेस्टिक जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो भी हमें इंक्रीज करना है, ठीक है ना। सब चीज़ की बात की गई, क्योंकि पैसा चाहिए रिसर्च के लिए। पोजीशन इंडिया अमंग द टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर नेक्स्ट डिकेड, आने वाले 10 साल में ना, 2030 तक टॉप 3 नेशन में होने चाहिए सुपर पावर साइंटिफिक में। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ऐसा कोई हमें इनिशिएटिव चलाना है, एक्सेस करना है ऑल द टॉप जनरल थ्रू द सेंट्रलाइज सब्सक्रिप्शन से। जो टॉप जनरल है उनको बड़ा प्रोत्साहन देना है। अभी क्या करते हैं, 0.6% ऑफ जीडीपी का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। इवन देखो चाइना कितना करता है, इवन इसराइल 4% करता है। तभी तो इसराइल की बैरक मिसाइल है, इतनी टेक्नोलॉजी हाई रहती है, 4% करता है इसराइल। और यूएस चाइना 2% करता है अपनी जीडीपी का, क्योंकि उनकी जीडीपी बहुत बड़ी है यार, उनकी जीडीपी बहुत बड़ी है, उसका 2% बहुत हो जाता है। और हम 0.6% करते हैं। तो मेन रीज़न क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट कम है। रीज़न ऑफ इंडिया लो फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लो आपकी प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन। देखो दोनों चीज़, प्राइवेट सेक्टर और रिसर्च की फंडिंग भी कम है। और ऑल स्टेट, जो स्टेट है सारी, उनको भी फंड प्रोवाइड कराना है रिसर्च के लिए। तो एक तरह से 3 स्टेप आपको पता लगे, जीडीपी का रेशियो बढ़ाओ इंडिया का, और जो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर उसको कंट्रीब्यूशन कराओ, और जो स्टेट है उनका कंट्रीब्यूशन रिसर्च के अंदर बढ़ाओ, कि वो भी पैसा यूटिलाइज करे। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ देयर पैरामीटर फंडिंग रिसर्च, ये सब चीज़ करनी चाहिए। की एरिया फोकस कहाँ पे करना है आपको, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम बनाना है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आपका इंडियन साइंटिफिक, आपका डायस्पोरा जो है, जो बाहर, आप मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एक लेडी का नाम बताया था अभी, जो अभी मार्स पे जो अभी मिशन गया है आपका, वो प्रिविलेंस वाला मिशन जो गया, उसमें इंडियन साइंटिस्ट का हाथ है, जो इंडियन लेडी है। तो आपका डायस्पोरा जो साइंटिफिक का बाहर रहता है, उसकी कोलोब्रेशन करो, इंडियन डिप्लोमेसी को मतलब इंक्रीज करो इन सब चीज़ों को वर्क करने के लिए। और इंडिया ऑफरिंग द, मतलब एक अच्छा काम किया कि कोविड-19 वैक्सीन आपने डेवलप की, तो उस चीज़ को भी यूटिलाइज करो, और भी बढ़ावा दो, और भी डिसेंट्रलाइज करो, पावर को डिसेंट्रलाइज करो, बॉटम अप अप्रोच रखो, नीचे से ऊपर की अप्रोच रखो, यानी कि ऊपर से नीचे की नहीं, ग्राउंड से ऊपर की अप्रोच रखो। तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। एक इसमें कार्ल सेगन का इसमें स्लोगन है, प्लीज़ माइक म्यूट कर दो, कि वी कैन डू साइंस एंड विद इट वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। देखिए ये ऐसे स्लोगन आप याद रखा करो। संगन मतलब एक, कार्ल संगन का एक क्या बोला है, वी कैन डू साइंस एंड विद इट वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें लिखने के लिए साइंस के ऊपर कोई आया तो आप ऐसे 3, हमारे अब तक 4 पॉलिसी आई हैं, क्या क्या हमने किया है, फिर कौन सी रिपोर्ट आई है, उसके अंदर क्या बात की गई है, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका, ये आपका खत्म हो गया आपका पूरा, ये ग्राउंड जीरो आ गया। वेस्ट बंगाल में दंगे जो हो रहे हैं, मतलब इलेक्शन के साथ साथ पैरेलल दंगे चल रहे हैं। फिर आपकी सीधी बात आती है कि अभी क्या हुआ, कर्नाटक में मूव कर गया, सुप्रीम कोर्ट मूव कर गया, कर्नाटक तमिलनाडु प्रोजेक्ट बना रहा है आपका कावेरी रिवर के ऊपर। तो उनका कावेरी वाला इशू चल रहा है ना, कावेरी का। तो आप याद रखना कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कौन सा है, ठीक है ना, आर्टिकल 262 मैंने पहले पढ़ाया था, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया आर्टिकल 131 से।
आप याद रखना आर्टिकल 131, मैंने सारे आर्टिकल पढ़ाए थे डिस्प्यूट से रिलेटेड, आर्टिकल 131 भी, आर्टिकल 142 भी सब पढ़ाए थे, कभी और डिस्कस हम कर लेंगे। तो उस आर्टिकल से कहाँ पे मूव कर गया है, सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गया आपका कर्नाटका। क्या हो जाता है, चलो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कोर सेक्टर, आपको बता इसमें पहले मैं पढ़ा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। अब पोस्टल बैलेट सिस्टम, अभी इसमें क्या किया गया, एनआरआई जो थे उनको पोस्टल बैलेट सिस्टम में मतलब कि देने की बात चल रही थी, पर वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। फिर एक न्यूज़ है थोड़ी सी फ्री, ये वाला देखो, ये रहा एनआरआई जो पोस्टल बैलेट सिस्टम में दिया था, इलेक्शन कमीशन ने अभी मना कर दिया कि नो पोस्टल बैलेट फॉर द एनआरआई दिस टाइम, आगे से सोचेंगे, अभी नहीं देंगे। और एक फ्री डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है, कहाँ पे बनाई गई है, कहाँ पे बनी थी, पेंडेमिक टाइम पे कर्नाटक के अंदर बनाई गई थी, पेंडेमिक टाइम पे कर्नाटक के अंदर। तो ऐसे इनिशिएटिव होते हैं कि मतलब कि लिटरेसी को बढ़ाने के लिए होते हैं, फ्री डिजिटल लाइब्रेरी। तो जैसे आपको बुक अवेलेबल करा दे कर्नाटक, मतलब हमारी यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई डिजिटल लाइब्रेरी बना दे, तो उससे क्या होता है, लिटरेसी बढ़ती है, लोग ऑनलाइन बुक क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। फिर मैं आपको बैलेट के बारे में पढ़ाऊंगा, बैलेट सिस्टम क्या है, पोस्टल बैलेट। आगे चलते हैं, मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इस पर आ जाऊँगा। दूसरी न्यूज़ आती है कि अभी क्या हुआ है कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो श्रीलंका कर रहा था, मैंने आपको बताया था जाफना रीजन में जो किलिंग हुई थी, मास किलिंग हुई थी बहुत पहले, तो उस पर एक रिसोल्यूशन फाइल किया गया है। आपको किसमें, आपका यूएन में एक रिसोल्यूशन फाइल किया गया है। तो अब क्या बोल रहा है कि अब सपोर्ट मांग रहा है श्रीलंका, इंडिया की सपोर्ट मांग रहा है। तो एक स्टैंड देखो, एक तो हमें प्रोजेक्ट से बाहर कर रहा है श्रीलंका, हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप जाफना रीजन में आपको रिन्यूएबल प्रोजेक्ट बना रहे हो वो इस चाइना को मत दो, ये चाइना से उन्होंने वापस ले लिया। और दूसरी तरफ आप सपोर्ट भी मांग रहे हो हमारी, हम हमारी सपोर्ट करो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो हम पे रिसोल्यूशन फाइल किया गया है, तो उस पर सपोर्ट करो। हमें समझा रहे हैं कि आप सागर इनिशिएटिव चलाते हैं, सागर मैंने बताया था आपको कि उसके अकॉर्डिंग आपको नेबरिंग की हेल्प करनी थी, तो हमको याद दिला रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, सोचेंगे इंडिया क्या करेगा। फिर ये आपने यूएस ने स्ट्राइक कर दिया, मतलब जो आपके ईरान, जो सीरिया के अंदर, मतलब जो ईरान बेस्ड मिलिटेंट्स है ना, उनके ऊपर स्ट्राइक करी है कल, मतलब यूएस ने, यूएस तो कुछ आदमी मर गए हैं उसमें। फिर हमारी जीडीपी ग्रो कर गई है, मैंने आपको बताया। फिर हमारे कोर सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी राइज कर गई हैं 0.1% जनवरी में। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। हम आया तो सीधा अपने आ जाता हूँ आपका, अपने इस पे आ जाता हूँ। पहले बताता हूँ आपका पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये एक तरह से डिस्ट्रप्टिव इलेक्ट्रॉनिक तरीके से है, मतलब कि क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्मेट से, जैसे आप रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, आप किसी आर्मी में जॉब करते हैं और आप रहते हैं जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और आपका घर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इलेक्शन होने हैं, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट क्या मतलब कि वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन है, जो आरओ ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या भेजेगा, आपको एक बैलेट भेजेगा, जो आपके बैलेट पेपर होता है ना उस टाइप का ही भेजेगा, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी जितने खड़े हुए हैं उनके नाम होंगे। तो उस पर आप क्या करोगे, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा, तो वन वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो एक फॉर्म में आएगा, आप उसे डाउनलोड करके और उसमें अपना निशान लगा के, और आप उसे बाय पोस्ट, वाया पोस्ट जो होता है सेंड कर दोगे, और वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाएगा, और वो जब काउंटिंग होगी तो काउंट कर लिया जाएगा कि आपने किसको वोट किया गया। तो ये होता है पोस्टल पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये होता है। तो ये क्या किया गया है, इसमें कौन कौन कर सकते हैं, अभी किस किस को अलाउड है। अभी एनआरआई को बात चल रही थी, एनआरआई को दे दो, क्योंकि बहुत नंबर हमारे एनआरआई विदेशों में रहते हैं, उनको दे दो। पर गवर्नमेंट ने अभी, इलेक्शन कमीशन ने क्या बोल दिया, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी एनआरआई को हम सोचेंगे, लेटर सोचेंगे, अभी नहीं सोच रहे। तो ऐसा क्या होता है, करंटली क्या सिस्टम है, किस किस को दिया जाता है, एक तो सर्विस वोटर जो होते हैं उनको दिया जाता है, सर्विस वोटर होते हैं, मतलब जैसे आर्म फोर्स वाले हो गए, और सब ये हो गए गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, दूसरी स्टेट के अंदर काम करते हैं, स्टेट के सेंट्रल के, या फिर जो वोटर है अब इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे मेरे पिताजी की ड्यूटी किसी और स्टेट में लगा दी गई, तो उनको भी दिया जाएगा, मेरे यहाँ भी इलेक्शन है साथ में। और जो 80 साल के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या पीडब्ल्यूडी पर्सनल जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं, उनके पास पावर होती है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले जो होते हैं, मैंने बताया जेल के अंदर जो है प्रिवेंटिव, प्यूनिटी वाले को तो करा दिया जाता है, वो बेल पे भी छुट जाता है, प्रिवेंटिव वाले जो होते हैं ना, डिटेंशन वाले, उनको दिया जाता है। तो अब ये 4 नाम याद रखना, किस किस को अलाउड है अभी करना। और ऐसा कैसे किया जाता है, सेक्शन 60 जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसके अंदर चेंज करके परमिशन दी जाती है। सर्विस वोटर हैं अभी इलेक्शन ड्यूटीज करने वाले 80 साल से बड़े, और पीडब्ल्यूडी वाले, उनको दिया जाता है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को भी दिया गया है, एनआरआई को अभी ऐड नहीं किया गया है। मैं आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में बता दूं, ये एक्चुअली कंडक्ट करता है इलेक्शन कैसे होंगे, मतलब इस एक्ट में क्या दिया है, प्रोविजन फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ठीक है ना। जैसे डिटेल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर बोथ हाउस ऑन पार्लियामेंट, इसके अंदर होती है डिटेल।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म, कंडक्ट इलेक्शन कैसा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैसा होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन डिस्प्यूट, करप्शन प्रैक्टिस, इलेक्शन ऑफेंसिव और बाय इलेक्शन किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं 51 के। एक और है, एक दूसरा और है, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर एडिशनल चीज़ आती है, वो बाद में बताऊंगा। 51 मैंने आपको भी बता दिया। कोर सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, ये 8 इंडस्ट्री हैं, ठीक है। और इनका वेटेज कितना है, इनका वेटेज है 40%, इनका वेटेज है 40%, इनका वेटेज है 40%। इनका वेटेज होता है कि आईआईपी में जो आपका इंडेक्स, आपका इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जो आपका है, उसमें 40% वेटेज है आपका 8 कोर इंडस्ट्री का। कोर इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्री के बिना ना इकोनॉमी चल नहीं सकती, इम्पैक्ट पड़ जाएगा जनरल इकोनॉमी एक्टिविटीज़ पे। इन इंडस्ट्री के बिना इकोनॉमी चल नहीं सकती, इसलिए कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो आप मान लो जैसे 100 इंडस्ट्री है, 100 इंडस्ट्रियाँ, उसमें से 8 इंडस्ट्री का 41% है आईआईपी के अंदर। तो आईआईपी क्या निकलता है, प्रोग्रेस निकालने के निकाला जाता है कि इंडस्ट्री कितना प्रोग्रेस कर रही है, इसे आईआईपी बोलते हैं, ठीक है। अब आईआईपी कैसे क्या है, आईआईपी क्या है कि स्लो ग्रोथ रेट डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप, तो उनकी ग्रोथ रेट निकालने के होता है, वो शो करता है कि कितनी ग्रोथ करी है इंडस्ट्री, पर्टिकुलर फिक्स टाइम में कितनी ग्रोथ की है। कौन निकालता है, एनएसओ निकालता है। एनएसओ मैंने बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। एक कंपोजिट इंडेक्स निकालता है, ग्रोथ रेट कैसे है, ब्रॉड सेक्टर में कैसे ग्रोथ कर गई, ब्रॉड सेक्टर में आपके माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, और का यूज बेस्ड सेक्टर कौन से हैं, गुड्स, कैपिटल गुड्स, एंटीबायोटिक कितनी ग्रोथ कर गई है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो 40% वेटेज रखती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, सबसे कम फर्टिलाइजर का है। और ये सारी कितनी है, 8 कोर है, इनका 40% वेटेज है। और बेस ईयर क्या है आईआईपी का, 2011-12 है। सिग्निफिकेंस क्या है आईआईपी का, फिजिकल वॉल्यूम प्रोडक्शन कितना है उसको मेजर करने के लिए, गवर्नमेंट को, एजेंसी को मतलब डाटा चाहिए होता है कैसे डेवलपमेंट चल रहा है, फिर जीडीपी को निकालने के लिए उसका एस्टिमेट का डाटा चाहिए होता है। तो ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्री। आज हमने सारा अपना ख़त्म कर लिया, कुछ इसमें रह ही नहीं गया, ठीक है। नोट्स मैंने शेयर कर दिया, रिकॉर्डिंग